अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है, अब एंजाइना पेक्टोरस जो होता है ना, बेसिकली इसमें हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक जो होता है इसमें स्टेबल एंजाइना आता है, ठीक है, और एक इसमें प्रिंसमेटल एंजाइना आता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग, हमारी प्रीवियस नॉलेज ये होती थी कि हम लोग अनस्टेबल एंजाइना को इसी एंजाइना पेक्टोरस में शामिल करते थे, बट अब जो है इसको हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में शामिल करते हैं। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरस में सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है, स्टेबल एंजाइना एंड प्रिंसमेटल एंजाइना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेबल एंजाइना की डेफिनेशन पे। ठीक है, पेपर में अगर आए या वाइवा में आपसे पूछो व्हाट इज स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में बेसिकली क्या होता है, एंजाइना इज अ चेस्ट पेन। ठीक है, वो चेस्ट पेन जो हो आफ्टर रिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, मतलब चेस्ट पेन जो कि रिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया की वजह से हो। ठीक है, जो अच्छा, आफ्टर प्रिडिक्टिव लेवल ऑफ द एक्टिविटी विच गेट रिलीव एट रेस्ट। बस सिंपल सी बात यह है कि चेस्ट पेन होता है जो हमारे पास जो है वो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होती है, रिवर्सिबल इस्कीमिया। ठीक है, जो हमारे पास किसी एक्टिविटी की वजह से होती है और फिर बाद में रेस्ट अगर आप करो तो वो रिलीव हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो जो स्टेबल एंजाइना होता है इसकी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होती है ना, वो हमारे पास जो होता है वो आथियोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक है, अब आथियोस्क्लेरोसिस तो हमें पता है ना कि आथियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल होते हैं उसमें प्लैक बनता है। प्लैक जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल को जो है वो उसमें जो होता है रास्ता कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्वियसली इस्कीमिया होगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही ना क्रोनिक ब्लड वेसल्स में, अल्टीमेटली कार्डिक एरिया का जो है इस्कीमिया हो जाएगा, अल्टीमेटली एंजाइना को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी में बेसिकली जो है वो हमारे पास चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये आयोटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या हमारे पास वॉल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए। हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारे पास स्पेस कम रह जाएगा ना, तो ऑब्वियसली जब स्पेस कम रह जाएगा तो हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाएगा, मतलब प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वैजोस्पैज्म की वजह से भी हमारे पास जो है वो स्टेबल एंजाइना हो सकता है, क्योंकि वैजोस्पैज्म में हमारे पास जो आर्टरीज होती है ना वो स्पैज्म में चली जाती हैं। उनका तो नॉर्मली काम ये होता है कि वो फ्लो करें और कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो, लेकिन अगर वो स्पैज्म में चली जाएँ, वो कंट्रैक्टेड ही रह जाएँ। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वी गोना हैव ischemia and ultimately we're going to have the chest pain which is a stable angina. ठीक है, okay, if we talk about the अच्छा, और जो ये coronary artery का vasospasm होता है ना, it's basically causing the presmental angina. ठीक है, now okay, now we come, अच्छा, अब ये जो प्रेसमेटल एंजाइना होता है ना, इसमें एस टी सेगमेंट जो होता है ना वो एलिवेट होता है। ठीक है, एस टी सेगमेंट प्रेसमेटल एंजाइना में एलिवेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब तो हम इसमें इस प्रेसमेटल एंजाइना और हमारे पास जो, अच्छा, प्रिज्मेटल एंजाइना और एमा में अगर हम डिफरेंस करें ना, तो इसमें यही होता है कि जो प्रिज्मेटल एंजाइना है इसमें हमारे पास कार्डिक मार्कर्स नहीं होते एलिवेट। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें हमारे पास एस टी एलिवेशन होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एम आई है उसमें ऑब्वियसली एस टी एलिवेशन भी होती है और हमारे पास कार्डिक मार्कर भी एलिवेट होते हैं। ठीक है, और ये एस टी एलिवेशन बेसिकली हमें जो है वो उसमें नज़र आती है जो हमारे पास एक्सरसाइज ई सी जी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं सिंड्रोम एक्स पे। ठीक है, सिंड्रोम एक्स बेसिकली क्या होता है, हम पेशेंट टिपिकली एंजाइना के फीचर्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब चेस्ट पेन, मतलब जितने भी फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिंड्रोम एक्स में क्या होता है, एंजाइना के टिपिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि चेस्ट पेन होता है जो एक्सरसाइज के साथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है चेस्ट पेन के साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, और बाकी जो है हमारे पास ये वीकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, मतलब मेन चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा, ये फीचर्स होंगे उसमें, और वो एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड होगी कि मतलब बंदा जब ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा काम करे तो वो चेस्ट पेन होता है। ठीक है, लेकिन जब आप एंजियोग्राफी करते हो ना, क्रोनी एंजियोग्राफी, तो उस डाई इंजेक्ट करते हो, एक्सरे लेते हो, एक्सरे में जब आप देखते हो ना, तो जो क्रोनी ब्लड वेसल होती है ना उसमें कोई एनॉमली नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली तो एंजाइना में ये होता है कि ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जब आप एंजियोग्राफी करते हो तो उसमें आपको ब्लड वेसल में एनॉमली भी नज़र आती है, लेकिन सिंड्रोम एक्स में आपको एनॉमली नज़र नहीं आती। ठीक है, ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग, अच्छा जी, अच्छा, अब इसके लिए बेसिकली ना हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम एक्सरसाइज ईसीजी कर लेते हैं। ठीक है, एक हम न्यूक्लियर इमेजिंग करते हैं। ठीक है, जो हमें मायोकार्डियल स्कीमा शो कर देता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, एक एक्सरसाइज ईसीजी करते हैं। ठीक है, और एक हम न्यूक्लियर इमेजिंग करते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इस क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं? देखो, क्लिनिकल फीचर्स तो आसान है। चेस्ट पेन होता है जो हमारे पास रिलीव हो जाता है रेस्ट पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्रीथलेसनेस होगी, वीकनेस होगी, स्वेटिंग होगी, ठीक है। ये स्वेटिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट, ठीक है। अब एंजाइना इक्विवेलेंट क्या होता है कि हमारे पास एंजाइना के जितने भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो उस पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट चेस्ट पेन। मतलब कि एंजाइना के जितने भी फीचर्स हैं उस पेशेंट में प्रेजेंट हैं लेकिन सिर्फ चेस्ट पेन नहीं है, तो उसको आप एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हो, ठीक है। अब एंजाइना की क्लासिफिकेशन पे अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। क्लास 1 स्टेबल एंजाइना की, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, ठीक है। अब जो क्लास 1 होता है ना, ये हमारे पास पेन होता है पेशेंट को, ठीक है, सवेयर फिजिकल एक्टिविटी के साथ, ठीक है। फिर जो क्लास 2 होता है वो हमारे पास पेन होता है विद विगरस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अगर थोड़ा बहुत काम करोगे, मतलब दरमियाना काम करोगे तो फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो पेन होगा, ठीक है। फिर क्लास 3 जो होता है ना, इट्स बेसिकली पेन विद डेली नॉर्मल एक्टिविटी। अगर नॉर्मली आप खाना बना रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या आप कोई नॉर्मल आप वॉक कर रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप कोई पढ़ रहे हो या जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपको पेन हो रहा है, ठीक है, चेस्ट को। और जो क्लास 4 होता है ना, वो आप थोड़ा सा भी आप कुछ काम करो ना, वेरी माइन्यूट, आप पेन भी उठाते हो तो आपका जो है वो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये क्लास 4 एंजाइना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पे, ठीक है। अभी जो स्टेबल एंजाइना है इसकी एग्जामिनेशन सबसे पहले तो आपने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। पेशेंट में आप देखोगे कि रिस्क फैक्टर्स हैं आया कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि अल्कोहल, ओबेसिटी, इसके अलावा जो है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, और इसके अलावा स्मोकिंग, और ये सारे जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं ना क्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, वो हैं कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जिस फैक्टर प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपने हार्ट साउंड्स देखने हैं। हार्ट साउंड्स में आप बेसिकली देखते हो कि गैलप है कि नहीं है, गैलप रिदम है कि नहीं, मर्मर्स हैं कि नहीं। ये हम लोग प्रॉपर्ली बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता हो कि मर्मर, एरिथमियाज, ये चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो कि आर्टीरियल डिजीज़ को देखते हो, ठीक है। क्या करते हो कि आप देखो, लुक फॉर आर्टीरियल डिजीज़। आर्टीरियल डिजीज़ में ये होता है कि आप जो है वो कैरोटिड पल्स देख लेते हो, या अदर जितनी भी फीमोरल पल्स हो गई या आपकी रेडियल पल्स हो गई, ये सारी देखते हो कि कोई आर्टरी को कोई तो डिजीज़ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में ना आप सबसे पहले ईसीजी करते हो, ठीक है। अब ईसीजी हमारे पास जो होती है ना, दो टाइप्स की होती हैं बेसिकली। एक तो हमारी स्ट्रेस ईसीजी होती है, ठीक है, जिसको आप एक्सरसाइज ईसीजी भी कहते हो, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस ईसीजी होती है वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक एक्सरसाइज स्ट्रेस ईसीजी होती है, एक हमारे पास डोपामीन स्ट्रेस ईसीजी होती है, ठीक है, और एक हमारे पास जो होती है डायपाइरेडमोल परफ्यूजन स्टडी होती है। ये तमाम जो होते हैं वो स्ट्रेस ईसीजी की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि आप इस ऑब्वियसली स्ट्रेस एक्सरसाइज ईसीजी करोगे, ठीक है, पेशेंट में जब वो ट्रेडमिल पर होगा, जिसमें आप जो है ईसीजी मॉनिटर करोगे, क्लिनिकल फीचर मॉनिटर करोगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे, ठीक है। और जो हार्ट रेट है ना, वो 80% ऑफ द नॉर्मल हार्ट रेट तक पहुंचना चाहिए उस पेशेंट का। फॉर एग्जांपल, जो 80% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 100 है, ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे हार्ट रेट को 80 तक पहुंचना पड़ेगा ताकि मेरा ईसीजी रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। अब सही है। फिर इसके बाद जो हमारे पास एंजाइना, ये स्टेबल एंजाइना होता है ना, इसमें एसटी डिप्रेशन होता है। भाई जाके प्रेजमेंटल की जो हमने बात की थी तो उसमें एसटी एलिवेशन थी, इसमें डिप्रेशन हो रही है, ठीक। अब देखो, अब इसमें जो एसटी डिप्रेशन होता है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारे पास डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग डिप्रेशन होती है। देखो, अब जो डाउन स्लोपिंग डिप्रेशन होती है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें इनिशियली जो है ना, हमारे पास इस्कीमिया की वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, और इस्कीमिया इतना ज़्यादा होता है कि वो डिप्रेशन जो होता है वो होता ही रहता है, ठीक है, और बाद में फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारे पास अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, इनिशियली हमारे पास इस्कीमिया होता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो कंपनसेट हो जाता है, तो हमारे पास जो डिप्रेशन होता है वो फिर एलिवेट करना शुरू कर देता है ना। तो ये किस कंडीशन में होता है, अगर किसी पेशेंट की हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, ठीक है, तो उस पेशेंट में क्या होगा कि ऑब्वियसली उस पेशेंट में इनिशियली इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। या एक बंदा है जो एथलीट है, ठीक है, एथलीट का ऑलरेडी हार्ट जो होता है हाइपरट्रोफिक होता है, ठीक है, तो इनिशियली इस्कीमिया होगा बट लेटर ऑन जो होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेस ईसीजी इज कंट्राइंडिकेटेड इन विच पेशेंट, ठीक है। स्ट्रेस ईसीजी आप किन पेशेंट्स में नहीं कराते, जैसे कि अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट है उसमें स्ट्रेस ईसीजी नहीं कराते, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट में भी पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज में भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा आयोटिक डायसेक्शन के पेशेंट में आप नहीं कराते, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के पेशेंट में आप नहीं करवाते, ठीक है। तो इन दैट केस फिर आप मायोकार्डियल परफ्यूजन करते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट है जिसके इस्कीमिया है एंड नो परफ्यूजन देन ड्यूरिंग एक्सर्जन, ठीक है, तो ये स्टेबल एंजाइना है, ठीक है। इस्कीमिया है, नो नॉर्मल परफ्यूजन ड्यूरिंग एक्सर्जन, ठीक है,
मतलब आप एक्सर्जन मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेशेंट मतलब एक्सर्ट कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रेनस थिंक कर रहा है, ठीक है, और इस्कीमिया है और प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रही, देन इसको आप स्टेबल एंजाइना कहते हो, ठीक है। अब इस्कीमिया एंड नो नॉर्मल परफ्यूजन ड्यूरिंग रेस्ट, देन अच्छा देखो बेसिकली, अच्छा इस्कीमिया है, नॉर्मल परफ्यूजन नहीं है इवन एक्सरसाइज में, ठीक है, तो उसको आप स्टेबल एंजाइना कहते हो। और दूसरा ये है कि इस्कीमिया है, नॉर्मल परफ्यूजन नहीं है और वो रेस्टिंग कंडीशन में भी नॉर्मल परफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो उसको फिर आप एमआई की तरफ आपके चले जाते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे, तो इसमें अब हम आते हैं, कोई कंडीशन ऐसी होती है ना जिसमें हमारे पास जो वो होता है ना, ये जो एक्सरसाइज ईसीजी होता है, ये कंट्राइंडिकेटेड नहीं होता, लेकिन स्टिल हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो इमोबाइल है, किसी भी रीज़न की वजह से इमोबाइल है, कोई पेशेंट है जो जिसके पाँव टूटे हुए हैं, या उसको और भी कोई कंडीशन है, या मतलब कोई उसका मेंटल मसला है, वह जो भी मसला है, ठीक है, वो नहीं कर सकता, वो ट्रेडमिल पर नहीं भाग सकता, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग जो है उसको फिर डिफरेंट तरीके से उसको हम स्ट्रेस ईसीजी करते हैं, ठीक है। इसमें एक डोब्यूटामीन देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं आईवी, ठीक है, और फिर हम जो है ना फंक्शंस जो हैं वो मालूम करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली ईसीजी मालूम करते हैं, ठीक है। अब डोब्यूटामीन जो है ना बीटा एगोनिस्ट है, तो ऑब्वियसली कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज कराएगा, तो फिर उसको हम लोग मालूम कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स में, ठीक है, फिर इसको एक्सरे में रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कोरोनरी ब्लड वेसल्स देखते हैं और परफ्यूजन देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिटी एंजियोग्राफी होती है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में तो हम एक्सरे लेते हैं और सिटी एंजियोग्राफी में हम सेम डाई वगैरह इंजेक्ट करके हम सिटी से पिक्चर्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा हम लोग करते हैं हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर मॉनिटरिंग जो होता है ना बेसिकली साइलेंट इस्कीमिया को हम मालूम करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छा इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने क्या किया है, ईसीजी किया है, ठीक है, और किस टाइप की ईसीजी की है, एक्सरसाइज ईसीजी की है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कोरोनरी एंजियोग्राफी की है, फिर सिटी आर्टीरियोग्राफी की है और फिर हॉल्टर मॉनिटरिंग की है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं कि मतलब स्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने स्टेबल एंजाइना है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होता है, नॉर्मली नहीं होता, तो आपने रिस्क फैक्टर को मालूम करना है और रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। मतलब पेशेंट को सबसे पहले रिस्क फैक्टर निकालना है और जब वो निकल आएगा तो आपने फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है। अब फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे आ जाते हैं। एक तो आप रिस्क फैक्टर को मॉनिटर एसेस करके एड्रेस करके उसको फिर मॉडिफाई करो, फिर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे आ जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में जो निमोनिक मैंने बनाया वो है नेहा केबीसी एब्सेंटो, ठीक है। अब नेहा से एन से नाइट्रेट आ जाएगा, के से आ जाएगा पोटेशियम चैनल ओपनर, बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम ब्लॉकर, ए से जो है वो हमारे पास जो है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर सेंटो से जो है वो स्टैटिन आ जाएगा और राइनलेजीन भी याद रखना है, ठीक है। और एक आईएफ चैनल एंटागोनिस्ट या आईएफ चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जिसको फैनी चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं, ये हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास नाइट्रेट होते हैं तो इसमें हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन होता है, एसोटारबाइड मोनोनाइट्रेट होता है, एसोटारबाइड डाइनाइट्रेट वगैरह होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं बस, लेकिन इतनी काफ़ी है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में निकोरेंडिल होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफिडिपिन होता है, निकार्डिपिन होता है, एम्लोडिपिन होता है, वेरेपेमिल होता है, लिल्टियाजिम होता है। बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास एटिनोलोल और मेराप्रोलोल जो होते हैं ये वो है ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एंटीप्लेटलेट में एस्प्रिन होता है और फिर स्टैटिन्स हो गए, ठीक है, और बाकी तो सामने, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नाइट्रेट बेसिकली क्या करते हैं ना, ये हमारे पास हार्ट की जो परफ्यूजन है उसको ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, मतलब हार्ट से ब्लड जो है वो आसानी से निकल रहा होता है, ठीक है। जब ऑब्वियसली हार्ट से ब्लड जो है वो आसानी से अंदर भी आ रहा है और निकल भी रहा है तो प्री लोड आफ्टर लोड कम होगा, ठीक है, और हार्ट की कंट्रक्टिलिटी को भी रिड्यूस करा देता है, ठीक है। सही है, मतलब इसमें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एंजाइना में हार्ट की कंट्रक्टिलिटी जो है वो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो होता है वो क्या करता है कि ये आपका रिड्यूस कर देता है सब कुछ, ठीक है, और आपकी परफ्यूजन जो होता है उसको ज़्यादा कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास जो नाइट्रेट होता है ना, ये आप सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस में एक्यूट अटैक में आप जो है वो सबलिंगुअल दे देते हो, ठीक है, जो आपका होता है 400 से लेकर 500 माइक्रोग्राम का, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो है हमारे पास ओरल भी होता है, ठीक है, ओरल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट एंड मोनोनाइट्रेट की फॉर्म में देते हो, ठीक है, 20 to 30 mg पर डे, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, 5 to 10 mg होता है, ठीक है, वो पर डे होता है, ठीक है। इसके अलावा एरोसोल्स भी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे पास सेम होते हैं, हार्ट रेट कंडक्टिविटी वगैरह भी ब्लड प्रेशर वगैरह कम करते हैं, ठीक है, लेकिन बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं पेशेंट विद ऑलरेडी रिड्यूस्ड लेफ्ट साइड हार्ट कंडक्टिविटी। मतलब एक पेशेंट है जिसकी ऑलरेडी लेफ्ट साइड हार्ट कंडक्टिविटी रिड्यूस्ड है तो उसको आप जो है वो बीटा ब्लॉकर्स नहीं दोगे क्योंकि वो एक्टिविटी और भी रिड्यूस कर लेगा। फिर कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं, सेम वैसोडाइलेटेशंस करवाते हैं, ठीक है, और आफ्टर लोड को भी कम कर देते हैं और कंडक्टिविटी भी को कम कर देते हैं। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बुरी बात यह है कि हमारे पास मोटिलिटी ज़्यादा कर देता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी,
और इसकी वजह से पेरिफेरल एडेमा भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास IF चैनल एंटागोनिस्ट होते हैं, जो फैनी चैनल एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिकली ऐसे नोड जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पल्स रिलीज़ करना, ठीक है। उसमें होते हैं फैनी चैनल्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे नोट की इम्पल्स निकालने का, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर एंटागोनिस्ट दे देंगे तो हमारे पास इम्पल्सेस बनेगी नहीं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोग करते हैं, एक तो हम लोगों ने रिस्पेक्टर एड्रेस कर लिया, फिर सेकंड हमने फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दे दी। अब थर्ड जो होते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन होती हैं। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन क्या होता है कि आप जो है आप स्किन के ज़रिए आप जो होता है वो जाते हो कोरोनरी आर्टरीज़ में, कोरोनरी आर्टरीज़ में जाने के बाद आप जो है वो बैलून से डायलिटेशन करते हो, फिर स्टेंट डाल देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कैबेज करते हो, कैबेज में बेसिकली जो है आप ग्राफ लगाते हो आर्टरी का, ठीक है। अब कौन सी इसमें आर्टरीज यूज़ कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी होती है, मेमोरी आर्टरी होती है, वेन में सेफनेस वेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दी angina pectoris. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.